नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करें पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, आखिर इसका परिणाम क्या होगा, इसका किस तरीके से चुनाव होंगे और क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से सरकार के लिए एक रास्ता निकालना एक मुश्किल काम दिख रहा है अभी, तो इस पर चर्चा करेंगे। फिर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 70% आबादी के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। 15 साल में 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी के नाम पे बना लिए। पूरे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का अनुपात है कि 16% एससी की आबादी को 15% आरक्षण है, 21% एसटी की आबादी को 20% आरक्षण है, 13% जनरल की आबादी को भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है और 54% जो ओबीसी की जातियां हैं उन्हें सिर्फ 14% आरक्षण के ऊपर कार्य किया गया। और जब इसे 27% लाया गया और सिर्फ झूठ के कैसे बंडल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। अच्छा, बीडी शर्मा जी ने क्या गलत कहा था, इसको स्पष्ट तो करें। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या गलत कहा है, और सीएम ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें ही नोटिस दे दिया। कुछ तो भी अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई, अदालत में आप ही गए थे ना, इसीलिए तो ये विषय आया। आपको चुनाव में जाना था, अदालत में चले गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत में जाके जीत के आते। पर कांग्रेस को मालूम है कि वो जीत सकती नहीं है, इसलिए अदालत गई। उनके कांग्रेस के स्पोक पर्सन गए, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य गए, इसीलिए तो ये विषय उत्पन्न हुआ। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी 50 साल राज किया, लेकिन एक पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री, पूजनीय उमा भारती जी, आदरणीय बाबूलाल गौर जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो नहीं दिया, लेकिन पंच, सरपंच, जनपद और जिले में सदस्य और अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के जो बनते थे उनका भी हक छीन लिया। तो देखिए, ओबीसी वर्ग की बात हर दल करता है, हर विचारधारा से बात निकल के सामने आती है कि हम विकास करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन काम आखिर कोई नहीं करता। यही तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उस पर ही रोक लगा दी है। तो आखिर इसमें क्या निर्णय होगा, इसमें चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साझल परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारा स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। राम पांडे जी, जिस तरीके से आपने देखा है पंचायत चुनाव को लेकर एक लंबी तरीके से एक बहस शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी ठीकरा फोड़ी कांग्रेस को, भाई कांग्रेस ही आखिर कोर्ट क्यों गए, जाना चुनाव आयोग चाहिए था, लेकिन कोर्ट पहुंच गए और ओबीसी आरक्षण पर रोक लग गई। जी, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट तो का कोई मतलब नहीं रह गया है ना। कोर्ट आदमी क्यों जाता है? पुलिस थाने भी बंद कर देना चाहिए। पुलिस थाने आदमी क्यों जाता है? भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है ना कि कोर्ट क्यों गए, कोर्ट क्यों गए। भाई, जब आप संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे, कानून के हिसाब से नहीं चलोगे, रोटेशन के हिसाब से नहीं चलोगे, परसीमन के हिसाब से नहीं चलोगे, आरक्षण के हिसाब से नहीं चलोगे, तो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? आप तो सुन नहीं रहे हो। आपको बार बार कहा जा रहा है कि भाई परसीमन के हिसाब से चुनाव कराइए, नया परसीमन कराइए, आरक्षण नया होना चाहिए, रोटेशन नया होना चाहिए, और फिर आपको करने की जरूरत भी नहीं है। भाई, कमलनाथ जी करके चले गए। हर 5 साल में ये प्रक्रिया की जाती है। 2014 में हुई थी, 2019 में कमलनाथ जी ने कर दी। जब वो प्रक्रिया कंप्लीट रखी हुई है संविधान के अनुसार से, लोकतंत्र के अनुसार से, कानून के अनुसार से, तो उस पर चुनाव कराने की क्या दिक्कत है? और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने उसने ऐसा डिसीजन क्यों दिया है। भाई, ओबीसी का जो जिन सीटों पर चुनाव होना था उसमें तो कुछ उसका जिक्र ही नहीं था। उसमें तो ये जिक्र था कि भाई ये चुनाव में रोटेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, परसीमन होना चाहिए। उसमें तो कांग्रेस ने कहीं ये आवेदन दिया ही नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है, तो क्यों दिया है?
और सरकार और निर्वाचन आयोग भी एक तरह से कूक मंडूप बैठे हुए हैं। कभी कह रहे हैं चुनाव होगा, कभी कह रहे हैं नहीं होगा, कभी कह रहे हैं ओबीसी लड़ेगी, कभी कह रहे हैं जनरल लड़ेगा, कभी प्रत्याशियों से बोला जा रहा है फार्म भरो, कभी बोला जा रहा है नहीं भरो, कभी आ रहा है चुनाव की तारीख बढ़ेगी, कहीं न बढ़ेगी। 1947 के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा मजाक हुआ है चुनाव, ऐसा मजाक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में किसी भी देश में नहीं हुआ है कि जो प्रत्याशी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के उनको ही नहीं पता। अब बताइए ऐसा कहीं संभव है कि एक वर्ग चुनाव न लड़े और चुनाव हो जाए, ओबीसी ना लड़े और ऐसा हो जाए? ये तो हम अपनी देश की जनता के ही दुश्मन है भाई। आप ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश की प्रदेश की आधी जनसंख्या चुनाव ही नहीं लड़ेगी, और आपने उसको मान भी लिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओबीसी चुनाव नहीं लड़ेगी तो आप जा क्यों नहीं रहे हो? कांग्रेस आपके साथ में है, आपको जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया? इस पर भी पीएचडी की जा सकती है कि भाई आखिर आधी देश की आधी जनता को क्यों आपने चुनाव से अलग कर दिया। तो ये चुनाव टोटल मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और निर्वाचन आयोग ने। और जिस तरह से ये कह रहे हैं चुनाव होगा नहीं होगा, जनता भी गफलत में है, निर्वाचन आयोग भी गफलत में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गफलत में है। इसलिए संविधान के अनुसार काम होना चाहिए और सरकार को थोड़ा बहुत तो दिमाग से काम करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और अब ये ओबीसी का जो ठीकरा कांग्रेस पर क्यों फोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि ये आप जानते हैं हर जगह फेल हो रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर ये फेल हो चुके हैं। भाई ये कहते थे 30 रुपए पेट्रोल देंगे, हाँ राम बड़े बीच में होना चाहूंगा आपको। अब 30 का नहीं दे पा, तो क्या ये कहते थे बताएंगे, अब ये डॉलर को नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी इनके जो मुद्दे थे वो जुमले बन गए हैं। अब ये ओबीसी वाला भी कुछ दिन में जुमला हो जाएगा और इनको राजी नहीं गैर राजी ओबीसी को लेना पड़ेगा। अब आप बताइए, जनपद अध्यक्ष चुना जाएगा तो क्या बगैर ओबीसी के जनपद अध्यक्ष बन जाएगा? जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा तो क्या ओबीसी के बगैर जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नाम पर ओबीसी नहीं पूरे देश की और प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रही है, गुमराह कर रही है। सनवर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया आप देख रहे हैं बारीकी तरीके से, कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ग का नुकसान किया है। जो रोटेशन प्रक्रिया अपनाई थी 18 के चुनाव में वो पालन नहीं किया आपने, उसको रद्द कर दिया, नई प्रक्रिया आप लेकर आ गए। देखिए हरदेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोर्ट कौन गया चुनाव के अगेंस्ट? ये जो चुनाव हो रहे थे 2014 के अनुसार, उसको रोकने के लिए कौन कोर्ट गया? तो पिछड़ा वर्ग भली भांति समझ रहा है। मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है वो 52% से ऊपर है। किसने ये रीट पिटीशन दायर की थी, कौन उसके अधिवक्ता थे, ये पूरे मध्य प्रदेश को पता है। जब 5 साल पूरे हुए 2014 के बाद, तो किसने ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं कराए, ये भी मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। जब पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन विधानसभा में किसने ये कहा कि 27% ही निवासरत है मध्य प्रदेश में पिछड़े, ये भी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कोर्ट में किसने कहा कि 27% निवासरत है, ये भी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कोर्ट में किसने अपने अधिवक्ताओं को खड़ा नहीं किया, ये भी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि यह सारा षड्यंत्र कांग्रेस के द्वारा किया गया है और कांग्रेस चुनाव से भागती है। अगर कांग्रेस चुनाव से नहीं भागती तो कोर्ट नहीं जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने कई निर्णय ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि इलेक्शन मस्ट है, चुनाव जरूरी है, रोटेशन होना चाहिए। लेकिन रोटेशन नहीं हुआ तो भी चुनाव जरूरी है। मतलब कि जो सूची है वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन किसी कारण से नहीं बनी है तो भी चुनाव होना चाहिए। चुनाव आवश्यक है, लेकिन चुनाव को रोकने के लिए कौन गया, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। कांग्रेस ने षड्यंत्र किया जो सबके सामने खुल चुका है। लेकिन अब गेंद आपके ही पाले में, सरकार क्या रास्ता निकालेगी इस चुनाव कराने के लिए? नहीं, सरकार नहीं, चुनाव आयोग ने इसका रास्ता नहीं जो निकाला है। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। चुनाव आयोग ने यह रास्ता निकाला है कि चुनाव हो रहे हैं। आज जो पहले सेशन के चुनाव है, जो उनके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, आज मैं जिस शहर में रहता हूं वहां भी मैंने देखा कि कई लोग अपने फॉर्म जमा करा रहे थे, तो चुनाव हो रहे हैं।
लेकिन आधी आबादी चुनाव से वंचित रहेगी ना सर, उनका क्या पक्ष रखेंगे इस तरीके से? नहीं, कोई आबादी वंचित नहीं रह रही है। इसमें पिछड़ा वर्ग के साथ षड्यंत्र हुआ है कि जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, उस आरक्षण को कांग्रेस की पिटीशन के कारण से, कांग्रेस जो कोर्ट में गई है उसके कारण से उनको पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा था उससे वो वंचित हुए। अब पिछड़ा वर्ग की सीटों पर सामान्य रूप में चुनाव लड़ पाएंगे। कांग्रेस बीजेपी, आप देखिए तनख्वाह जी ने पूरा मामले की पैरवी की, उन्हें जिस तरीके से मामला सामने लेकर आया और उसे एक्शन रोक लग गई। अब इसके बाद अब जिस तरीके से मानहानि का नोटिस भी भेजा है शिवराज जी को, वी.डी. शर्मा जी को, किस रूप में देखते हैं और अब क्या होगा आगे इसमें? देखिए हृदय जी, ये ऐसा मामला था कि जिसको पहले से ही पता था सबको। जैसे पंचायत चुनाव के बारे में सबको पता था, वैसे ये भी पता था कि चुनाव अभी फिलहाल होना संभव नहीं है। ये जब निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करी थी तब भी ये ऐसे पेच थे इसमें, और ये सरकार को भली भांति पता था कि इस तरह के पेच हैं जिसमें चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। अब ये क्या सरकार ने गणित बिठाई थी, क्या फ़ायदा नुकसान देखा था, ये तो सरकार के लोग ही बता पाएंगे कि आखिर क्या देखकर उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन ये तय था कि जो आधी अधूरी जितनी भी तैयारियां थी, यदि यदि मतदाता सूची नहीं बनी है या आपका रोटेशन प्रक्रिया में खामी थी, तो निश्चित तौर पे सरकार को भी ये पता था, सरकारी अफसरों को भी पता था कि ये चुनाव संभव नहीं है। अपने इसी डिबेट में कई बार हम चर्चा कर चुके कि ये पंचायत चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, उस पर सवाल पे कई बार उठे और ये तय हो गया था कि चुनाव नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि जिस तरह की जो सरकार ने तैयारी चुनाव में उतर रही थी उसमें निश्चित तौर पे खामी थी और लोग कोर्ट में जाना ही जाना था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा जो मुद्दा उठा था कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब अपनी बात उन्होंने कही थी कि अभी चुनाव में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि ये बात सबको पता था कि ये तय तारीख से चुनाव नहीं संपन्न हो पाएंगे। उसकी वजह भी यही थी, ये भी पता था लोग कोर्ट जाएंगे। अब सरकार ने एक बड़ी राजनीति खेली है, उस राजनीति में किसको कितना फायदा होगा कितना नुकसान ये अलग बात है, लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में एक राजनीतिक माहौल तो जरूर बन गया है और शायद सरकार इसी के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए ये है, अगर नहीं जाती तो भी दिक्कत थी, लेकिन ये कि पंचायत चुनाव से सीधा लाभ कांग्रेस को भी मिलता। शायद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि कांग्रेस को इसका लाभ मिलता, एक संगठन खड़ा हो जाता, क्योंकि पंचायत चुनाव से बहुत जमीनी स्तर का संगठन बनता है। लोग टिकट पाकर चुनाव लड़ते हैं, भले ही उसमें दल उतना महत्व नहीं रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग दल से जुड़ के ही चुनाव लड़ते हैं। रामबणी, लगता नहीं आपको कि जिस तरीके से पक्ष रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, पक्ष आपके जो वकील थे, ये पक्षकार थे, वो रख नहीं पाए ठीक तरीके से? क्यों, क्या कमी थी? हमने कहा रोटेशन के आधार पर होना चाहिए, आरक्षण के आधार पर होना चाहिए, परसिमन के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत मान लिया, निर्वाचन आयोग ने तुरंत मान लिया, जैसे इनको डिसीजन का भी पता था, और ये तुरंत इन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी कि ओबीसी चुनाव नहीं लड़ेगा। वही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो निर्वाचन आयोग और सरकार का दायित्व तो बनता है कि सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि भाई ओबीसी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा, ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मतलब ये बैठे ही हुए हैं कि हाँ ओबीसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ओबीसी के विरोधी ये खुद ही अपने आप को साबित कर रहे हैं। यदि आप ओबीसी के हितैषी हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना कि भाई ओबीसी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा। और ओबीसी को आरक्षण किस आधार पर मिला था? भाई कांग्रेस ने आयोग बनाया था, रामजी महाजन आयोग, तो कांग्रेस ने जो आयोग बनाया था उस आयोग के आधार पर तो आरक्षण मिला है। 14% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने किया, उसके बाद 27% कांग्रेस ने किया 2003 में, उसके बाद ये 15-17 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने 27% को हटाकर फिर 14% कर दिया। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने फिर उसको 27% किया, फिर 27% वाले को हटाकर इन्होंने 14% कर दिया, फिर मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में भी ये बात नहीं रख रहे हैं। जब 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है तो आप कोर्ट में बात क्यों नहीं रख रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। उन्होंने विवेक तनखा जी ने इनके ऊपर मानहानि का दावा भी कर दिया है कि झूठी बातें क्यों फैला रहे हैं और माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी उमा भारती जी ने झूठी बातें फैलाई थी। दिग्विजय सिंह जी ने उमा भारती पर मानहानि का केस किया था, उमा भारती ने फिर दिग्विजय सिंह से माफी मांगी, भैया गलती कर दो, मेरे को मुख्यमंत्री बनना था, मैंने झूठ बोल दिया और कोर्ट में लिख के दिया उमा भारती ने। अब ऐसे ही ये वी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह और भूपेंद्र सिंह ये विवेक तनखा जी से माफी मांगेंगे, तब तक चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद ये चुपके से माफी मांग लेंगे, तो मानहानि का केस भी इनके ऊपर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और ये मानकर बैठ गए और उन्होंने तुरंत निर्णय दे दिया कि ओबीसी का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे भाई, थोड़ी सी भी अकल है तो ये चुनाव तो हो ही नहीं सकता।
कि आधे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ओबीसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज कितना ज्यादा मध्य प्रदेश की जनता को कंफ्यूज कर दिया है। प्रत्याशी लड़ता है, चुनाव में पैसा भी उसका खर्च होता है, पेट्रोल भी खर्च होता है, डीजल भी खर्च होता है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, लोगों से मिलता है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। वो बड़ी गफलत में पड़ा हुआ है। इस कारण बोलियां लगने लगी हैं। अशोकनगर में एक ने बोली जीत ली 46 लाख की कि मैं सरपंच बनूंगा, मैं 46 लाख देने को तैयार हूं। मतलब जनता को यह भी पता है कि सरपंच बनने के बाद 1 साल में 40 लाख निकाल लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उस बोली ने यह भी साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच रहा है कि एक सरपंच बनने के लिए एक आदमी 46 लाख रुपए की बोली लगा रहा है। तो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस पर पोल खुल रही है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, ओबीसी को लेकर हो। हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, हर जगह फैल हो चुकी है। इसलिए ये केवल षड्यंत्र, प्रपंच, ढोंग, किसी भी तरीके से जो इसकी आदत है जनता को गुमराह करने की, इनकी एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है। ये अभी कुछ भी बोल रहे हैं तो वो तुरंत हवा की तरह पूरे देश में वो बात फैल जाती है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, फिर हमें सफाई देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि इनका झूठ फैलाने के लिए 1000 आदमी है, हमारा सच फैलाने के लिए 1 आदमी है। तो हमें बहुत ज्यादा इनसे परेशानी होती है जब ये झूठ फैलाते हैं। अब ओबीसी का झूठ फैला रहे हैं। अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने सच्चाई बताने का हमें मौका दिया। संदर जी, वाकई बात तो गंभीर है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, सरकार जा सकती थी पक्ष रखने के लिए, आयोग जा सकता है, पर गए नहीं, क्या वजह है? देखिए हरदेश जी, हमारे जो विद्वान मित्र है राम पांडे जी, वो खुद क्या बोल रहे हैं, दोनों बातें बोल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो वो अपना तय कर ले पहले कि फैसला किसने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो उसको किस रूप में उस फैसले को पढ़ने के बाद लेता है। उन्होंने उसको पढ़ने के बाद जो भी उसका रूप समझा है उसके अनुसार वो चुनाव करा रहे हैं। रही बात मानहानि के नोटिस की, तो देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जब वो खिसिया गए, जब उन्होंने देखा कि भाई हम तो कोर्ट गए और हमने पूरे पिछड़ा वर्ग के लोगों का नुकसान कर दिया, ये अब सिद्ध हो गया। पहले हम चुप करते थे, पहले हमने विधानसभा में लिख कर दिया था कि 27% पिछड़े रहते हैं मध्य प्रदेश में। लिखित डॉक्यूमेंट है ये, मेरे घर का मेरा जोर जोर से बोलने वाला बयान नहीं है। ये लिखित डॉक्यूमेंट है कि कांग्रेस ने विधानसभा में लिख कर दिया है और कोर्ट में लिख कर दिया है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण है। इसी कारण तो कोर्ट ने स्टे किया। अगर ये लिख कर दे देते कि 52% यहां निवासरत है पिछड़ा वर्ग, तो हमको आरक्षण मिल जाता 27% लोगों को। तो इनको दिखाना है लेकिन करना नहीं है। ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस नहीं दिया था, लेकिन गरीबी हटा ही नहीं, नारा देंगे हम। तो ये राम पांडे जी जो हमारे विद्वान साथी यहां हैं, ये जितनी बातें बोल रहे हैं, इन्होंने सही कहा कि हमसे मेहनत नहीं होती है। अब कांग्रेस के लोग कोई मेहनत करते नहीं है, जनता में जाते नहीं है, जनता के बीच में जाकर काम करना नहीं है। अब हमें ट्वीट कर दें, एक बयान दे दें, जनता के बीच जाएंगे नहीं, तो जनता के बीच नहीं जाएंगे तो चुनाव आएंगे तो हार जाएंगे। इसलिए 5 साल जब पूरे हो गए थे तो इन चुनाव को किसने टाला? ना जब ये 5 साल पूरे हुए तो ना कोरोना था, ना कोई फर्स्ट लेयर थी, ना सेकंड लेयर थी, कांग्रेस की सरकार जरूर थी। तो कांग्रेस की सरकार ने इसको टाला, और उसके बाद जब अब चुनाव हो रहे हैं तो उसको गेन प्रकरण कोर्ट चलेगा और कोर्ट ने जाकर रुकवा दिया। अब मध्य प्रदेश में जब पोल खुल गई और पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों को मालूम पड़ गया कि इनके कारण से उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब वो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? उन्होंने नोटिस भेज दीजिए नोटिस। भाई आप कोर्ट गए ना, दुनिया को दिख रहा है कि आप कोर्ट गए और कोर्ट जाकर आपने निर्णय करवा लिया। भाई आपने क्या पक्ष रखा? किस लिए कोर्ट गए थे? पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले इसलिए गए थे कि ना मिले इसलिए गए थे? तो ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने इन चुनाव में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है, और ये इस बार सिद्ध हो गया। हमेशा पर्दे के पीछे से करते हैं। जी रामपांडे भी बोलना चाहते हैं आप? जी, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है बिना पढ़े, बिना लिखे और बिना सबूत के आधार पर देता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जो कांग्रेस बोलती है उसको विश्वास करते हैं और उसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देता है।
दूसरा, इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि जो ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म कर दिया है, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, जबकि इनको जाना चाहिए। ना निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि ये नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो हमें तो फिर भी जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ओबीसी आरक्षण को लागू करवाएगी, और आपके चैनल पर मैं आऊंगा और ये बताऊंगा कि ये ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव हो रहा है, और ओबीसी आरक्षण होकर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए या न जाए, कांग्रेस इस आरक्षण को लागू करवा के रहेगी, अन्यथा इस तरह के चुनावों का बहिष्कार करेगी। चुनाव तभी पूर्ण माने जाएंगे जब संविधान के अनुसार चुनाव होगा, लोकतंत्र के अनुसार चुनाव होगा। और ये गरीबी की बात करते हैं, तो गरीबी तो हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से इस समय लगातार बढ़ रही है। जब 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में आएगा तो गरीबी बढ़ेगी, या 30 रुपए का 40 रुपए का जो पेट्रोल डीजल होना चाहिए था वो आज 100 और 110 का मिल रहा है। जो 15-15 लाख अकाउंट में आ जाते तो लोगों की गरीबी दूर हो जाती, वो 15-15 लाख भी नहीं आए हैं। और जिस समय इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, उस समय देश की जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा जनसंख्या की गरीबी इसकी सरकार ने खाई। जीवन स्तर जो बैलगाड़ी में चलते थे वो साइकिल पर चलने लगे थे, साइकिल वाले मोटरसाइकिल पर चलने लगे थे, मोटरसाइकिल वाले कार पर चलने लगे थे, कार वाले हवाई जहाज पर चलने लगे थे। पटेल साहब से पूछिए 1947 में हमारे देश में कितनी मोटरसाइकिल थी, 1947 में हमारे देश में कितनी कारें थी, 1947 में हमारे देश में कितने एयरपोर्ट थे, 1947 में हमारे देश में कितने, 1947 में हमारे देश में कितने डैम थे, 1947 के पहले हमारे देश में कितने IIT थे, 1947 के पहले हमारे देश में कितने एम्स थे, 1947 के पहले कितनी हमारे देश की सड़कें बनी हुई थी। आज 60 लाख किलोमीटर सड़कें बनानी, पूरे देश में बिजली खत्म दे दी। मनरेगा के माध्यम से जो गांव में रहते थे उनकी भी गरीबी दूर करने का प्रयास किया। जिस मनरेगा का इन्होंने मजाक उड़ाया, जिस मजदूरों का इन्होंने मजाक उड़ाया, गांव में रहने वालों का इन्होंने मजाक उड़ाया, और मनरेगा के माध्यम से हमने गरीबी दूर करने का प्रयास किया। हमने 70 साल तक किसानों पर टैक्स नहीं लगाया, इन्होंने किसानों पर GST लगा दिया। 18% तक GST खाद पर और बीज पर, कृषि उपकरण यंत्रों पर इन्होंने तो टैक्स लगा लगाकर जनता की कमर तोड़ दी। आज आम आदमी यदि गरीब क्यों है? 28% टैक्स के कारण। कांग्रेस के समय पर मैक्सिमम जो टैक्स था 10-12% था, तो लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर रहे थे। आज 28% के कारण देश की 90% जनता गरीब हो चुकी है। और राम पांडे ने इतना सब कुछ किया है तो आखिर कांग्रेस पार्टी जनता को समझाने सफल क्यों नहीं हो पाती? ये 404 से 44 पर क्यों पहुंच गया? इतना अगर आपने किया होता जनता के लिए राम पांडे जी, तो 404 से 44 पर नहीं पहुंचते। पूरी देश की जनता जान चुकी है। वर्तमान में भी आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भी सारी दुनिया इस कोरोना काल में भी सारी दुनिया के जो चौधरी बनते थे वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिंदा है। में गंगा से क्यों तैर रही थी? ये राम पांडे जी जिनसे ये झूठी बातें और गलत बातों के कारण ही आपकी खराब हुई है। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे? झूठ बोल के आपकी हालत खराब है। अरे अब तो सच बोलिए, अब तो सच बोलिए, राजनीति मत कीजिए, रचनात्मक काम में भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब और किसान के लिए काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत माता सर्वोच्च पर हो। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। आप मध्य प्रदेश में क्या, आप मध्य प्रदेश में क्या, आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में क्या हुआ, जो बताइए बहुत स्थिति आपकी खराब है। पूरे मध्य प्रदेश में जो सीटें थी आपकी वो भी हार गए। 15 साल। अरे जोबट को आपकी परंपरागत सीट बताते थे, फिर क्या हुआ? सिर्फ ग्रुपबाजी करते हो, सिर्फ आपस में ग्रुपबाजी करते हो, एक दूसरे को निपटाने का काम करके नेतृत्व चुन नहीं पाते, अध्यक्ष बना नहीं पाते।
दिया है। तुम्हारे किस्मत से कभी सरकार बन जाएगी, सरकार दिल्ली में आपकी सरकार संवर नहीं जी, है। राम बन जी, चुका है, एक एक करके बन अपनी बात चुका है। रखें। नहीं रहे हो। दिल्ली एक में एक 15 करके अपनी साल बात से रखें। कांग्रेस की ये सरकार थी, झूठ आपकी और सरकार चिल्लाहट, ये संवर जी, राम बौखलाहट, जी, ये बौखलाहट आगे बोल बढ़कर रही आप एक है, एक करके अपनी बात रखें। ये बौखलाहट, ये बौखलाहट, ये बौखलाहट, बौखलाहट, आपको ये बौखलाहट, ठीक है, ये रामपाल बौखलाहट, पंकज जी से सवाल किया। पंकज जी, जिस तरीके से चल रहा है मामला कि अब ठीक है, अब आपकी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही आखिरी गेंद रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके कह रही है कि हम जाके फिर से पैरवी करेंगे, फिर से मामले में सुनवाई करेंगे, याचिका करेंगे। जी हमारे दोनों ही बहुत तेजस्वी वक्ता हैं और निश्चित तौर पे अपने दल का एक अच्छा पक्ष रख रहे हैं। संवर जी, रामपाल पंकज जी की बात नहीं, पंकज जी बोल रहे हैं कुछ, मैं पंकज जी को सुन लीजिए, पंकज जी को सुन लीजिए। दोनों ओजस्वी प्रवक्ताओं से ये निवेदन है कि मतलब आप अपना पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सच यही है हृदय जी कि एक पिछड़ा वर्ग एक बड़ा वर्ग है और निश्चित तौर पे चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। और सरकार भी शायद पंचायत चुनाव से कहीं ना कहीं एक दूरी बन रही है सरकारी, लेकिन कब तक टलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि कितने दिन इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत दिन बाद चुनाव हो रहा है। लेकिन देखिए सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट थी शुरू से, जो सबको पता है। कांग्रेस शायद ये उसको रिजल्ट ही पता था कि कांग्रेस जाएगी, कोर्ट का ऐसा आदेश आएगा। लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बिना ओबीसी वर्ग के चुनाव कराना कहीं से मुमकिन नहीं है, और होता भी है तो ये उचित भी नहीं है। लोकतंत्र में सबका शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सरकार को कितना फ़ायदा नुकसान है ये अलग विषय है। इसके अब दोनों राजनीति करने का एक मौका मिले, लेकिन दुखद स्थिति ये है जी कि हम मूल मुद्दों से हमेशा भटक जाते हैं। जैसे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, आज पंचायत लेवल में भी जबकि सबसे जमीनी स्तर का चुनाव है और बहुत सारी समस्याएं हैं पंचायतों से लेकर ग्रामीण इलाकों शहरों में, जहां एक मुद्दे उठने चाहिए थे, लोगों में जो नाराजगी है उसकी बात होनी चाहिए थी, जो महंगाई है उसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम फिर ओबीसी और जातिवाद आरक्षण में चले गए। एक समय ऐसा ट्रेंड उत्तर प्रदेश में बहुत देखा जाता था, हालांकि आजकल उत्तर प्रदेश में भी कम हो गया है। आज हम लगभग उसी को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं कि हम हर चुनाव को जाति पे ले जाते हैं। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दोनों दलों को, पक्ष को विपक्ष दोनों को भी कम से कम जो भी इस तरह की राजनीति करना है, लेकिन जो राजनीति से थोड़ा बचना चाहिए और विकास की राजनीति करें। और लोगों को निश्चित तौर पे अगर हम उनसे मुद्दे पे बात करें तो कहीं ना कहीं एक सार्थक चर्चा होगी। बिल्कुल। राम पंडित, जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि ये चुनाव है, जमीनी स्तर का चुनाव है, होना चाहिए, लेकिन अब जो पिछला वर्ग है वो कम से कम चुनाव से वंचित है। अगर आप कब तक प्रक्रिया में लाएंगे और कब तक आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर? हम कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें सड़कों पर उतरना पड़े, संसद में आवाज उठानी पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, जिस तरह से किसान 1 साल तक दिल्ली में डटे रहे थे, मार खाते रहे थे, गालियां सुनते रहे थे, उसी तरह से जब तक ओबीसी का आरक्षण दोबारा लागू नहीं हो जाता है, हम इस चुनाव को होने नहीं देंगे। चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा, आज हो या कल हो, ओबीसी आरक्षण को हम करवा कर रहेंगे। नहीं, बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से कहा रामपाल के चुनाव तो कराएंगे, ओबीसी का आरक्षण साथ ही होगा, तो लगता है कि कितना पॉसिबल इस दौर में होगा, इस तरीके जो माहौल पूरा मचा हुआ है? नहीं, अभी देखिए, अभी इस स्थिति में देखिए चुनाव कराना संभव नहीं होगा। चुनाव फिर टलेंगे, मैं हृदय जी आपको कह रहा हूँ। जब लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जाए या कांग्रेस जाए, तो ये मामला अभी फिर स्थगित होगा, अभी फिर इस पर स्टे लगेगा, क्योंकि और शायद सरकार भी इसको लंबा खींचना चाहती है। इसीलिए सरकार ने ऐसी परिस्थिति ही पैदा कर दी है जानबूझ के कि जिससे कोई भी, चाहे आम आदमी भी अगर कोर्ट जाता है तो ये चुनाव संभव नहीं हो पाएगा, और इतने बड़े वर्ग को छोड़कर चुनाव कराना कहीं से जायज़ नहीं होगा। और आप जैसे अभी राम पांडे जी ने कहा ना कि फिर अध्यक्ष और जनपद कैसे होगा, आरक्षण कैसे होगा, अगर आप अगर इस तरह आरक्षण के जाएंगे बिना पिछड़ा वर्ग के, तो आगे की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी वैसे भी। तो दोनों ही स्थितियां जो है चुनाव के अनुरूप नहीं है अभी फिलहाल, और इसलिए सरकार भी ये बात जानती है। तो मुझे नहीं लगता हृदय जी कि इस पर हमें ज़्यादा इसमें कोई गुंजाइश है, और अभी फिलहाल ये मामला न्यायालय में ही चलता रहेगा। पंकज, चुनाव आयोग की बात को, चुनाव आयोग आखिर अभी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचा, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव आयोग भी एक सरकार का ही कहेंगे, मतलब भले ही आप इसको स्वतंत्र इकाई बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी नियुक्तियों में सरकार का दखल होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे बाकी संस्थाएं काम करती हैं, कम से कम राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो उसमें जरूर दखल सरकार का होता है। तो अब कितने चुनाव आयोग में क्या सरकार से उनको क्या जानकारी है, चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहा है,
तो ये तो बड़ा अभी राज का विषय है, ये तो चुनाव आयोग बता पाएगा क्या अंदर खिचड़ी पक रही है। लेकिन ये तय है कि चुनाव आयोग के लिए भी बिना पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल किए बिना चुनाव कराना संभव उनके लिए भी आसान नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत का पंचनामा बना हुआ है, लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पंकज जी, रामपाणी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में जुड़े आप। तो बात चली पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव वाकई सरकार के लिए भी एक तरीके से फांस है कि आखिर अब क्या रास्ता निकालेंगे, किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी वर्ग है जो बड़ी आबादी है, 54% आबादी मध्य प्रदेश के अंदर है, वो इस चुनाव से वंचित रह जाएंगी। आखिर इससे लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कैसे रास्ता निकलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।